लास्ट क्लास में सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना सीखी थी रिएक्ट के थ्रू। अच्छा, रिएक्ट जो है सिंपली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक ने बनाई है। और हमने ये भी देखा था कि रिएक्ट के अंदर जो है वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है। ठीक है, वो मेमोरी में डॉम बना लेता है और जिसमें मैनिपुलेशंस कर रहा होता है। तो इसके ये भी याद रखें कि रिएक्ट जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर वेब और मोबाइल और वेब के लिए तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन या वर्चुअल रियलिटी में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमने बात कर ली थी, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। और इसके कंपैटिबल टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सारी मौजूद हैं, जिसमें एंगुलर है, एम्बर है, वेब पैक है, रिडक्स जो कि हम यूज़ भी करेंगे रिडक्स जो है रिएक्ट के साथ। तो बहुत सारी कंपनीज जो है रिएक्ट को इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। अभी मैं कुछ और नाम भी बताऊंगा। अच्छा, शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आज पहली क्लास ले रहे हैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जो है रिवाइज करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तो इसको इस्तेमाल करने का सिंपल तरीका है, आप जो है कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि आप जो है अपने पेज के अंदर जो है अगर स्क्रिप्ट के टैग में आप ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं कुछ, ये इंक्लूड करानी होगी आपको। उसके बाद जो है आप अपने पेज पे जो है रिएक्ट के कोड को लिख सकते हैं। तो ये आपका रिएक्ट डॉट जेएस जो है, इसमें रिएक्ट की लाइब्रेरी है। फिर रिएक्ट डोम की मैनिपुलेशन के लिए रिएक्ट डोम चाहिए, और जो हम JSX का कोड लिखेंगे उसके लिए हमें बेबल कोड का कंपाइलर चाहिए। तो ये कुछ जो है हमें चीज़ें चाहिए। अब मैंने एक डिव लगाई है और मैं चाह रहा हूँ कि रिएक्ट के थ्रू मैं इस डिव के अंदर HTML जो है डाल सकूँ। जब ये डिव रेंडर हो तो उसके अगेंस्ट HTML आ जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर जब मैंने किया, यहाँ पे मैंने दो चीज़ें बताई। मैंने बताया कौन से टैग पे और क्या चीज़ लिखनी है। तो ये टैग मैंने बताया रूट का टैग है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू मैंने रूट का टैग सेलेक्ट किया। हाँ बिल्कुल मुज्तबा, हम इंशाल्लाह रिएक्ट की बेसिक्स पढ़ लें, फिर हम जैसे कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो रूट जो है जिस ऐसा टैग जिसमें रूट आ रहा हो। ठीक है, हमने जो है CSS में देखा था कि हैश जो है वो कहता है कि आईडी को सेलेक्ट करो। तो क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू हमने ऐसा टैग सेलेक्ट किया जिसकी आईडी रूट हो। तो वो ये वाला टैग है हमारा डिव वाला। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है ये वाला कोड जो है रिप्लेस हो जाएगा, यानी इस डिव की जगह पर ये वाला कोड आ जाएगा। इस कोड में हमने क्या किया, एक डिव लगाई है और हेलो वर्ल्ड लिखा है, और कैप्शन जो है उसका ब्राउन फॉक्स दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको मैं भी बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अस्सलामु अलैकुम। ठीक है, तो जब मैं इस पेज को ब्राउज़र को ओपन करूँगा तो उस डिव की जगह पे हेलो वर्ल्ड या अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ आ जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम लिखा हुआ आगे। यहाँ पे मैं जो भी HTML लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अंडरलाइन करके अपना नाम लिख सकता हूँ। ये तो हमने जो है लास्ट टाइम देख लिया था। तो जो भी चीज़ें डालूंगा मैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे मैं चाहूँ तो कोई अपना कंपोनेंट बना के वो भी जो है रेंडर करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा काम क्या किया है, मैंने एक कंपोनेंट है हेलो वर्ल्ड के नाम से वो बनाया है। और अगर मैं इसको हटा दूँ, हेलो वर्ल्ड क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड जो है एक कंपोनेंट बनाया है मैंने, वो इस तरीके से बनाया है, एक क्लास बनाई है रिएक्ट की। और इसमें रेंडर का मेथड हमारे काम का है। रेंडर के मेथड में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो जो है हेलो वर्ल्ड की जगह पे आ जाएगा। तो मैंने मिसाल के तौर पर लिखा, तो मैंने डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड डाला है और डिव बंद कर दिया। अब ये हेलो वर्ल्ड की जगह पर ये जो रेंडर के अंदर से जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है जनाब, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आती हो। ABC लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हाँ सर। जी जी पूछें। जी सर, फर्स्ट क्लासेस मैंने कितनी क्लासेस ली? पहले जो है 2 क्लासेस हुई हैं जिसमें HTML कवर हुआ है। आपको HTML तो आती होगी ना, या नहीं आती तो HTML के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। हाँ आती। जी हाँ HTML आती है। आती है ना, बस ठीक है। तो ये जो है रिएक्ट जो है हमने आज से ही शुरू किया, आप ये समझें, ठीक है। कोई तो क्वेश्चन हो तो वहीं पे आपसे पूछ लें। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये हमारा जो है तरीक़ाकार है कि रिएक्ट की क्लास बनाई हमने, क्रिएट क्लास के थ्रू उसमें रेंडर का फंक्शन डाल दिया। एक तरीका तो ये है रिएक्ट को इस्तेमाल करने का कि आप जो है डायरेक्ट ब्राउज़र में कर लें। दूसरा तरीका क्या है, आपको Node.js इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज़ कि nodejs.org, यहाँ पे गए, Node.js इंस्टॉल किया आपने डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद जो है आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो उसका तरीकाकार क्या है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे गए और आपने लिखा npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये जो है अपडेट कर लेगा मैक्सिमम, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अपडेट कर लिया इसने, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगला स्टेप हमने क्या करना है, एक Node.js की एप्लीकेशन बनानी है, सॉरी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये कमांड आपने लिखनी है। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये मैंने पहले से ही किया हुआ है। ये फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है। माई ऐप के नाम से मैंने एप्लीकेशन बनाई है। अब इसमें बहुत सारी फाइलें होंगी, जिस तरीके से जो है आप Node.js में देखते आए हैं। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, भले Express.js में आप क्रिएट करें, तो आपके पास जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा फाइल्स भी आती हैं। पूरा जो है एक फ़ोल्डर आता है नोड मॉड्यूल्स के अंदर, आपके पास Node.js के मॉड्यूल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है। SRC का फ़ोल्डर हमारे काम का है, ठीक है जनाब। अब इसके अंदर जो है app.js के अंदर ये हमारा एक कंपोनेंट बना हुआ है, क्लास
ऐप एक्सटेंड्स कंपोनेंट, जिस तरीके से जावा में कंपोनेंट्स होते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से जावा में क्लासेस होती हैं, हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी क्लासेस होती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ सिंपल सा कोड लिखता हूँ। पहले मैं इस कोड को हटाता हूँ। तो जिस तरीके से वहाँ पे जो है मैंने कहा था कि आप जो है आप जो है रेंडर के अंदर जो है जो भी कोड लिखेंगे वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ नुमान इस्लाम, चलिए, तो अब इसको रन करने का तरीका क्या होगा? npm स्टार्ट लिखेंगे हम तो ये रन हो जाएगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है। इट्स टेकिंग सम टाइम। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, आपने जो है एक तरीका तो रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने का तरीका ये है, कंपोनेंट बनाने का, कि आप जो है एक्सटेंड्स करेंगे कंपोनेंट को और उसके अंदर रेंडर का मेथड ओवरराइड करेंगे। रेंडर का मेथड जो भी कोड रिटर्न कराएगा वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये खुल रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये खुलने में। सर मुझे एक यहाँ क्वेश्चन है। जी पूछें। सर अगर हमें रिएक्ट से कैलकुलेटर बनाना होगा तो हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने मेथड इस्तेमाल किया था क्लास नंबर 2 में, कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल वाला। रिएक्ट पे कैलकुलेटर बनाने का तरीकाकार ये होगा कि आप जो है एक बड़ा कंपोनेंट होगा, मेजर कंपोनेंट कैलकुलेटर के नाम से, उसके अंदर बहुत सारे सब कंपोनेंट्स होंगे, बटन्स। ठीक है, तो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट होगा, उसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स होंगे। इस तरीके से जो उसको ऑर्गेनाइज करोगे आप। ठीक है, तो ये एक मेन कंपोनेंट होगा, इसके अंदर फर्दर कंपोनेंट्स होंगे। अभी मैं फर्दर कंपोनेंट भी बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये लोड हो गया। ठीक है, तो नुमान इस्लाम आ गया। राइट स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो चल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं जो है मैंने इसके बाद फर्दर सब कंपोनेंट्स बनाए। अब ये बताएं मुझे क्या कर रहा है ये? मैं ज़रा इसको इनेबल कर दूँ। तो मैंने लिखा, एक डिव बनाई मैंने। डिव के अंदर मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम ऐप रखा है, और माय एलिमेंट जो है ये एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से आ रही है। ठीक है, और दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट, तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसको हटा भी दो। तो रिएक्ट इज 10 टाइम्स बेटर विद JSX। 5 + 5 10, कैलकुलेट भी कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्ट इज 10 टाइम्स बेटर विद JSX। एक्चुअली ये जो हमने कोड लिखा है स्टूडेंट्स, अगर आप इस कोड को देखें तो ये HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर है। एक्चुअली तो ये जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हमने इसके अंदर HTML की चीज़ें भी डाली हुई हैं। तो इसको कहते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट विद XML। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में। जैसे JSX पे बात की हमने, कंपोनेंट्स पे अभी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, प्रॉप्स के ऊपर अभी बात करेंगे।
तो आगे चलते हैं हम। बेसिकली सर ये बेसिकली एक टेम्पलेट है इसके अंदर रिएक्ट के अंदर, जिससे हम रेंडर के मेथड से रिटर्न कराते हैं। अब जो भी चीज हमने लिखनी है वो इसी के अंदर रिटर्न के अंदर जी ही लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। JSX का कोड लिखेंगे रेंडर के अंदर। आप ज़रूरी नहीं है आप HTML यूज़ करें, आप चाहें तो मेथड्स भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर देखें हमने एक क्लास बनाई जिसको एक्सटेंड किया कंपोनेंट से। अच्छा, अगर आप चाहें तो कंपोनेंट से ना भी एक्सटेंड करें फिर भी चल जाएगा ये। तो वो हो जाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तो ये थोड़ा सा लाइट वेट हो जाता है जब आप कंपोनेंट से एक्सटेंड नहीं कर रहे होते, तो ये अपनी स्टेट्स नहीं मेंटेन कर रहा होता, ये लाइट वेट हो जाता है। कंपोनेंट्स जो है आपकी, कंपोनेंट्स की मदद से आप जो है रिएक्ट की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स मिल जाते हैं, और वो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे यूज़ करें। अदरवाइज़ जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे। तो आप जो है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से क्रिएट कर सकते हैं कंपोनेंट्स। रेंडर का मेथड वो मेथड है जहाँ पर जो है एक तो रेंडर का मेथड जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। ये रेंडर का मेथड जो भी रिटर्न करेगा वो आपका जो है ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो जाएगा। और एक हमने किया था रिएक्ट डोम डॉट रेंडर नीचे। एक्चुअली ये जो काम है ना, जब हम जो है नोड जेएस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बैकएंड पे कर रहा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर नहीं करा, क्योंकि ये नोड जेएस इंटरनली कर रहा होता है। इसमें आपको टैग बताना होता है कौन से टैग को रेंडर करना है और क्या रेंडर करना है। जैसे रूट का टैग रेंडर करना है, एक ऐसा टैग जिसकी आईडी रूट हो उसको रेंडर करना है, और उसकी जगह पे क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है वो भी आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जो है रूट एलिमेंट जो है हमारा, उसको हमने जो है कहा था कि इसकी जगह पे जो है आप ये वाला HTML का कोड चला दो। JSX के बारे में मैंने आपको बता दिया, जावा स्क्रिप्ट फॉर XML। अभी रिवीजन ही चल रही है। क्लास जो है स्टार्ट हो गई थी 7:30 बजे, ठीक है नज़र। तो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो डोंट वरी अगर कुछ मिस हो गया है। तो JSX जो है जावा स्क्रिप्ट फॉर XML, जिसके थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका कोड है इसमें देखें जावा स्क्रिप्ट और XML जो है मिक्स्ड है। जावा स्क्रिप्ट और XML या HTML मिक्स्ड है, ठीक है। HTML इटसेल्फ जो है वो XML का आप कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ XML है, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी कर दिया जाता है HTML को। कभी कभार टैग्स मिस भी हो तो ब्राउज़र जो है प्रॉब्लम नहीं देता। तो अब मैं थोड़ा सा JSX के बारे में बता दूं। JSX जो है जैसे ये है, एक एग्जांपल है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ये तो सिंपल सा JSX है। तो हटा भी दें।
एक div लगाई है हमने, div के अंदर जो है ये जो वेरिएबल है माई एलिमेंट, इसमें जो भी चीज़ पड़ी हुई है, जो भी HTML का कोड है, ये एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको देखें तो आई लव JSX आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो है आप रिएक्ट के एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, आई डोंट यूज JSX, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, अभी देखेंगे इसमें एक्सप्रेशन भी लिखेंगे। दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, नॉर्मली JSX ही इस्तेमाल करेंगे हम, क्रिएट एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और ये तो मैंने आपको बताया कि आप जो है एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट इज 5 + 5 टाइम्स बेटर विद JSX, तो ये आ गया 10 टाइम्स। तो एक्सप्रेशन होगी तो ये कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पे कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपके पास ऐसा ब्लॉक है जो कि बहुत बड़ा है, मल्टीपल लाइंस में आ रहा है, तो आप राउंड ब्रैकेट के अंदर JSX को लिख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है, एक ही लाइन पे है, तो आप जो है राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कंपोनेंट्स जो है, अब कंपोनेंट्स में एक चीज़ होती है स्टेट, जिसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। स्टेट जो है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये कार एक मैंने कंपोनेंट बनाया अपना अलग से। कंस्ट्रक्टर जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और मैंने यहाँ पे स्टेट सेट कर दी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलर जो है रेड है, तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू जेसॉन। जेसॉन पे अगर आप लोगों ने काम किया और की वैल्यू की फॉर्म में आप वैल्यूज़ डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने स्टेट में कहा कि कलर एक की है और उसकी वैल्यू रेड है, ठीक है जनाब। और यहाँ पे मैंने कहा कि आई एम अ, और उस कलर की वैल्यू मैंने यहाँ पे उठा ली, रेड कार, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कार फ्रॉम, जो मेरी फाइल का नाम है, ठीक है जी। यहाँ पे फाइल कर लिया। अब मैंने डिफ के अंदर कार का टैग डाल दिया है, तो कार के टैग की जगह पे कार का जो रेंडर का मेथड है वो चलेगा, और रेंडर के मेथड में जो चीज़ है, जो चीज़ रिटर्न होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। चलिए इसको जूम कर दें।
देखना पड़ेगा, इसमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन होता तो है, मुझे याद है। जी जनाब। तो अब इसके बाद जो है हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है इस कंपोनेंट को कोई प्रॉपर्टी पास करें। ये दूसरा तरीका है। तो एक तरीका तो स्टेट्स हैं और दूसरा तरीका प्रॉप्स हैं। तो मैं चाहूँ तो कार को कोई प्रॉपर्टी भी पास कर सकता हूँ। यानी मैं रेंडर के अंदर कहूँ डॉट प्रॉप्स डॉट कलर। अगर मैंने जो है कोई प्रॉपर्टी पास की कलर की, ठीक है, और जहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी पास कर दूँ, ठीक है। जिस तरीके से हम HTML के अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ पास करते हैं वैसे ही प्रॉपर्टी पास कर दूँ। अच्छा, मेरे पास VS कोड अभी है नहीं, आप चाहें तो VS कोड यूज़ कर लें, कोई भी आप जो है एडिटर यूज़ कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में VS कोड ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने जो है कलर जो है पिंक पास करा है, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई एम अ पिंक कार, ठीक है जनाब, कोई इशू। हम चाहें तो कंपोनेंट के अंदर सब कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट्स। तो जैसे मैंने एक और कंपोनेंट बनाया गैरेज के नाम से, ये मैंने लास्ट टाइम करा था काम। तो मैं जो है मेन एप्लीकेशन से गैरेज को इस्तेमाल करूँगा और गैरेज के अंदर मैं कार डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है गैरेज को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर गैरेज का टैग इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है जी। और गैरेज के अंदर से कार को इस्तेमाल किया। कार में यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो स्टेट ही हमने इस्तेमाल कर दी। हु लिव्स इन माई गैरेज, ये गैरेज से आया और गैरेज के अंदर पे कार का टैग इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो कार भी आ गई। तो अगर कोड में आपको दिखा दूँ, इसको देख लें एक दफ़ा। ये मेरी मेन एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया जिसके अंदर मैंने गैरेज को डाल दिया। अब जब गैरेज का रेंडर चलेगा तो यहाँ पर आएगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा हु लिव्स इन माई गैरेज H1 हेडिंग 1 के साथ, और फिर कार का टैग जो है उसने इस्तेमाल किया, तो कार के टैग में गया और यहाँ पर इसका रेंडर चला आई एम दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। तो स्टेट में क्या पड़ा हुआ है, रेड पड़ा हुआ है, तो ये रेड आ गया। ये मोबाइल ऐप नहीं है बेटा, अभी हम जो है रिएक्ट जो है सिंपल वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। रिएक्ट नेटिव पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो एनी इश्यूज, कोई क्वेश्चन हो। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। थोड़ा सा मैंने रिवाइज कराया जो हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ लिया था।
जी जनाब, थोड़ा सा जो है जावा स्क्रिप्ट को समझ लें। ये मजहर ने भी कहा था कि जो है जावा स्क्रिप्ट का जो एडवांस्ड टॉपिक्स हैं, एडवांस जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी हमें आनी चाहिए। तो ES6 ESMA स्क्रिप्ट 6 जो कि जावा स्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है, जावा स्क्रिप्ट को स्टैंडर्डाइज किया है, 2015 में पब्लिश हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमें जो है पहले तो क्लास का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। क्लास क्या होती है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ कर आए होंगे आप लोग यूनिवर्सिटी में। हमने भी जो है शुरू में जो है जो लोग दूसरे ट्रैक से आ रहे हैं उन्होंने जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी पढ़ी भी है। तो क्लास जो है इट इनकैप्सुलेट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज दी बिहेवियर्स। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो सकती है। इट कुड बी अ फिजिकल वन और वर्चुअल भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। बहरहाल तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसकी प्रॉपर्टी चाहिए और उसके कुछ बिहेवियर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया है। इस क्लास के अब आप जो है ढेरों ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लास एक बार बनती है, मास्टर कॉपी होती है, उससे जो है हम कई ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ आएगा उनके बिहेवियर, उनके एट्रीब्यूट्स में। बिहेवियर तो सेम ही होगा, लेकिन जो है स्टेट की वजह से या एट्रीब्यूट की वजह से उसमें वेरिएशन आ सकती है। कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो कि उस वक्त चलता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है, जावा में अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर जो है उसी नाम से होता है जिस नाम से आपकी क्लास है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है, आप कंस्ट्रक्टर का वर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ब्रैकेट में आपने जो है कंस्ट्रक्टर को कोई जो आर्गूमेंट्स पास करने हैं वो लिखोगे, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हो आप। इस क्लास का आपने एक एट्रीब्यूट बनाया है ब्रांड के नाम से, उसको आप जो नेम पास किया गया है वो यहाँ पे सेट कर रहे हो। तो माई कार इज़ इक्वल टू न्यू कार करके जब मैंने लिखा और ब्रैकेट में मैंने फोर्ड पास किया, तो ये फोर्ड जो है नेम को पास होगा और ये नेम जो है ब्रांड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है किसी भी क्लास को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे जो है एक क्लास बनाई थी कार की और उसमें हमने कंस्ट्रक्टर रखा था। ये क्लास जो है अक्सर जो है हम ये करते हैं कि किसी भी क्लास को किसी दूसरी क्लास से एक्सटेंड करते हैं। हम चाहते हैं कि ये क्लास जो है उस दूसरी क्लास की तमाम खुसूसियात ले ले। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये रिएक्ट के जो कंपोनेंट बना हुआ है उसकी तमाम खुसूसियात जो है इस कार के अंदर भी आ जाए। यहाँ पे सुपर का क्या मतलब है, हम इसके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। ठीक है जनाब। इसी तरीके से हम जो है जब क्लास बनाते हैं तो हम क्लास के मेथड्स भी बनाते हैं। अच्छा जी, इसको रन करके दिखा दें तो यहाँ पर हम जो है
क्या किया है, स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल किया है। जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसके बाद जो है हमने जो है माई कार डॉट प्रेजेंट कॉल किया है, तो प्रेजेंट का मेथड चलेगा आई हैव अ फोर्ड, ये आउटपुट आना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया तो ये राइट हो जाना चाहिए विंडो के ऊपर। लेट्स सी, ठीक है, आई हैव अ फोर्ड। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? जी जनाब, माय डियर स्टूडेंट्स। ये 6 है या ये रिएक्ट की एग्जाम्पल है जो ये अभी आपने करवाई है? नहीं, ये रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ये तो ई एस ओके सिक्स हर जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ओके। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। चलिए, तो अच्छा, अब जो है हम एरो फंक्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड बनाने के लिए। ठीक है, ये एनोनिमस होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, तो पहला तरीका क्या होता था हमारे पास फंक्शन बनाने का कि हम जो है, एक तरीका तो यह है कि फंक्शन लिख के बनाते थे, ये दैट वाज दी वेरी ओल्ड अप्रोच। फिर एक तरीका यह है कि आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट लगा के फंक्शंस बनाते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, ये भी जो है हमारे पास एक तरीक़ाकार है जिससे आप जो है फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, एरो फंक्शंस कहते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मैं जो है बंद करता हूँ, एक फंक्शन बनाया है विच इज़ नॉट टेकिंग एनी आर्ग्यूमेंट्स, ये फंक्शन है, ठीक है ना। और उसको मैंने हेलो के अंदर असाइन कर दिया है। हेलो जो है ये होल्ड कर रहा है एक फंक्शन को रेफरेंस के तौर पे। अब इसकी बॉडी जो है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन के बाद इसकी बॉडी आ रही है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड पे जो है आप इसको हम सी में कहते थे ना कि जो है हम जो है इसका हेडर डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रोटोटाइप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये जो है क्या चीज़ें लेगा। इट इज़ नॉट टेकिंग एनी आर्गूमेंट राइट नाउ, कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा, और ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड रिटर्न कर रहा है। तो इसको कॉल कैसे करेंगे हम, हेलो ये कॉल करेंगे। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको कंसोल पे भी लॉग करवा सकता हूँ, तो भले खुला रहने दें। अगर मैं कंसोल दिखाऊँ इंस्पेक्ट में जाके, तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये कंसोल पे मैंने लॉग कराया। कंसोल पे लॉग कराना जो है अमूमन हम डिबगिंग के लिए कंसोल पे लॉग करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपके पास सिंगल लाइन फंक्शन है तो आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शन है जिसकी बॉडी जो है एक ही लाइन तक महदूद है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। उसकी बॉडी एक ही लाइन है, तो जो वो लाइन होगी वही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। तो मैं अगर हेलो टू लिखूँ और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, अच्छा सिंगल ब्रैकेट सिंगल कोट लगाएं या डबल कोट लगाएं एक ही बात है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो नोमान। इसको चला के हेलो नोमान आ गया। ठीक है जनाब, इट्स सिंपल। और आप चाहें तो ये ब्रैकेट भी छोड़ सकते हैं, अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो ये भी कर सकते हैं। अब एक और जो बड़ा कंफ्यूजन होता है डेवलपर, एक से ज्यादा आर्गुमेंट होगा तो वो कॉमा करके आएगा, जैसे VAL कॉमा VAL1। जी जी बिल्कुल कॉमा आएगा, कॉमा के थ्रू मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो मिसाल के तौर पर
इसको चलाते हैं। तो हेलो नुमान एंड इस्लाम, तो कॉमा लगा के आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। अब दिस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को ना, कि दिस जो है किसको रेफर कर रहा है। दिस जो है अमूमन जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसने कॉल किया है, ठीक है। रेगुलर फंक्शन में ऐसे ही होता है, लेकिन जो है अगर आप जो है एरो नोटेशन यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। और एरो नोटेशन में जो है वो हमेशा जो है करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र कर रहा होता है, जो आपके जावा में होता है, सी शार्प में होता है। तो उसके लिए जो है हम आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफ़र कराने के लिए कोशिश करें कि हमेशा जो है एरो फंक्शन इस्तेमाल करें। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि आप जब रिएक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना देना। तो यहाँ पे देखिए हमने एक हेडर के नाम से फंक्शन बनाया, सॉरी हेडर के नाम से क्लास बनाई, जिसमें कंस्ट्रक्टर में हमने कलर को रेड किया है। अब मैंने बोला एक फंक्शन है जहाँ पे जो है वो दिस की जो भी वैल्यू होगी वो ब्राउज़र पे लिखवा रहा है, ठीक है। विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, विंडो जैसे ही लोड होगी तो मेथड कॉल होगा चेंज कलर का। और डेमो जो है, अच्छा इसका HTML लगाना पड़ेगा। जैसे ही ये लोड होगा तो ये जो है देखें दिस जो है इधर लिखा हुआ आ जाएगा डेमो के अंदर, यानी पैराग्राफ के अंदर दिस में क्या पड़ा हुआ है वो शो होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या शो होगा आपके ख्याल में, दिस में क्या शो होगा? यानी ये जो मैंने कहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, तो डेमो को उठा लेगा, इस डेमो की आईडी पिक कर लेगा और इसकी इनर HTML में दिस डाल देगा। तो दिस की जो भी वैल्यू होगी इस पैराग्राफ में लिखी हुई आ जाएगी। तो दिस की वैल्यू क्या होगी? हमने बोला है जैसे ही पेज लोड हो तो लोड होने पे ये माई हेडर डॉट चेंज कलर चल जाए, ये चल जाए, चेंज कलर चल जाए। तो दिस की वैल्यू वो होगी जिसने इसको कॉल किया होगा। अभी इसको किसने कॉल किया है? विंडो ने कॉल किया है, तो विंडो आना चाहिए। चेक करते हैं अभी ज़रा, ठीक है, इसको लोड करते हैं। चलिए डायरेक्ट मैसेज करते हैं। ठीक है, विंडो आ रहा है। दिस में क्या पड़ा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट है और उसकी टाइप क्या है? विंडो। अब हम एक बटन लगाते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ID इज इक्वल टू BTN, ठीक है, और टेक्स्ट इज इक्वल टू चेंज।
बटन लगाया और मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक। जब बटन पे क्लिक हो तो भी ये वाला मेथड चला, और ये मेथड कुछ नहीं कर रहा, सिंपली ये बता रहा है दिस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब दिस की वैल्यू क्या होगी जी माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं अब दिस की वैल्यू क्या होगी। अब कौन इवेंट कॉल कर रहा है, इसको बटन कॉल कॉल कौन कर। कर रहा है, बटन कॉल कर रहा है ना, तो बटन आना चाहिए। चेक करते हैं ज़रा। दिस ही होगी, क्योंकि दिस जो है बाय डिफॉल्ट उसको कॉल करेगा। नहीं नहीं, दिस नहीं होगी, दिस में जो वैल्यू पड़ी हुई है, दिस में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। दिस रिप्रेजेंट द करंट। हाँ, करंट जो जिसने कॉल किया ना उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कॉल किसने किया है, अभी तो पहले विंडो ने किया था ना, अब मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन करेगा। बटन, वो क्लिक वाला इवेंट कॉल हो जाएगा। हाँ क्लिक वाला इवेंट कॉल होगा, और उस केस में जो है बटन आना चाहिए ना, बटन आ रहा है, एक सेकंड एरर आ रहा है। अच्छा, बटन की स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या है। लाना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। अब क्या हो गया, इनपुट एलिमेंट या बटन, जब पहली बार चला तो पहली बार हमने कहा था कि लोड पे चलना चाहिए, ठीक है ना। पहली बार हमने कहा था कि लोड पे बताओ कि ये वाला मेथड किसने कॉल किया, तो दिस की वैल्यू उस वक्त क्या थी, विंडो। जब मैंने बटन क्लिक पे कॉल किया तो दिस की वैल्यू क्या हो गई, बटन हो गई। तो याद रखिए कि जब ये नॉर्मल फंक्शंस हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो ये नॉर्मल फंक्शंस के अंदर जो है हमारे पास दिस की वैल्यू फंक्शन के अंदर वो होती है जिसने इसको कॉल किया हो। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कॉल किसने किया इसको, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बटन ने कॉल किया ना इसको। ये कॉल क्यों हुआ, बटन की वजह से कॉल हुआ, बटन ने कॉल किया, इस वजह से दिस में क्या आ रहा है, बटन या इनपुट एलिमेंट। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग इनपुट एलिमेंट आ रहा है। लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है दूसरे तरीके से करते हैं। माइक थोड़ा सा कर दें किसका माइक पे, चलिए। अब दूसरी एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एरो नोटेशन इस्तेमाल करो। एरो नोटेशन में क्या होगा, रेगुलर फंक्शन है और एरो फंक्शन। अब देखिए, अब जो है ना हमेशा किसको रेफर कर रहा होगा ये, बताएं मुझे। यही एग्जांपल है, बस हमने क्या करा, अब एरो नोटेशन से फंक्शन बनाया। तो अब ये दिस किसको रेफर कर रहा होगा जी, बताएं। इसी को हेडर को, ठीक है ना, हेडर को रेफर कर रहा होगा। हेडर को करना चाहिए, लेकिन एरर क्यों दे रहा है ये भी देख लेते हैं। ब्रैकेट मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट, ये ना हेडर को रेफर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, बट चाहे आप चेंज के थ्रू करो या चाहे आप पेज लोड पे करो, जिस तरीके से भी करो, ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेडर है। ठीक है जी, तो इसको जो है याद रखें
कि कंफ्यूजन जो होती है वो फंक्शन जब आप यूज़ करते हो ना पुराने तरीके से, उसमें कंफ्यूजन होती है। ये जो पुराना तरीक़ेकार है इसमें कंफ्यूजन होती है। दिस जो है कभी किसी और को रेफ़र कर रहा होता है, कभी किसी और को कर रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप इस तरीके से जो है एरो नोटेशन के ज़रिए जो है फंक्शंस बनाएं, तो ये कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बट भाई ये काम कैसे हम ES6 में ही करेंगे ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हमारी जो जी जी ट्रेडिशनल जी, प्रोग्रामिंग है वहाँ तो हम अभी नॉर्मल उसी तरीके से चलेंगे जैसे चलते हैं। हाँ। लेकिन आप जो है अब जावास्क्रिप्ट जो है वो तो आपके ब्राउज़र में सपोर्ट आ गई है ना ES6 की, तो अब जी जावास्क्रिप्ट जब भी आप काम करेंगे इसी तरीके से करें। ठीक है, अच्छा, मतलब मुझे एक चीज है कि अभी जैसे हमने ऊपर चेंज कलर इज इक्वल टू फंक्शन वाला काम किया, वही काम हमने नीचे एरो से किया। बेसिकली जो चेंज कलर इज इक्वल टू फंक्शन है वो उसी का ऑल्टरनेट वे है जो नीचे हमने लिखा हुआ है। बिल्कुल बट कॉलिंग बट एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म में दोनों के आउटपुट चेंज हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दिस जो है ना, दिस सही, की हैंडलिंग डिफरेंट है, बस ये याद रखें। ओके। ये जो है आपसे सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अगर आप जो है कोई रिएक्ट वगैरह की सर्टिफिकेशन हो। ठीक है ओके, जी। अब एक और चीज़ है उसको भी समझ लें। वेरिएबल की डेफिनेशन जो है आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, वार के थ्रू करते हैं। ठीक है, VAR वार यूज़ करते हैं। तो वार जो है इसका स्कोप जो है फंक्शन स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप नहीं होता। यानी क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं आपको। अब ये क्यों चल गया, वो बता सकते हैं मुझे? देखें, मैंने कहा इफ ट्रू var x इज इक्वल टू 9। अब ये x का स्कोप क्या है? अगर आप C में काम कर रहे होते और नीचे अगर आप x को प्रिंट कराते तो क्या होता? 9 उसमें 9 ही आता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू होता। नहीं, वो ट्रू तो होता, लेकिन ये वेरिएबल x है, वो तो इस ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट से बाहर कैसे हम्म। इस्तेमाल हो? ब्रैकेट के अच्छा बाहर हाँ, तो नहीं होना चाहिए। सी में का वो ये कहता है कि ये जो है एक्स को पहचानता ही नहीं है। पहचानता ही नहीं ना। लेकिन हाँ, जावा स्क्रिप्ट में जब आप वार करके करते हैं तो ये जो है इसको कहेगा कि इसका स्कोप पूरे फंक्शन के अंदर है। ओके। ठीक है, यानी ये नीचे जो है जहाँ पे फंक्शन के अंदर हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका स्कोप सी वाली कहानी करना चाहते हो आप, तो आप लिखोगे लेट। ठीक है, अब लेट कर दोगे तो एरर देगा ये। ठीक है, वो कहेगा कि ये तो एक्स डिफाइंड है। डिफाइन ठीक ही है, नहीं है। तो ये दूसरी चीज़ थी। और तीसरी चीज़ जो है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्स्ट जो है उसका भी स्कोप ब्लॉक लेवल होता है। यानी मैं नीचे एक्स यूज़ करना चाहूँगा तो कॉन्स्ट करके के बाद भी इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे जो है इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा अंदर। ठीक है, एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा?
नहीं, और मैं x को चेंज करना चाहूँ तो x को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो नहीं सही कर है। सकता, कांस्टेंट है ना ये, वो कांस्टेंट चेंज, हो जाएगा ना। कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। जावास्क्रिप्ट में कुछ नई चीज़ें आई हैं, है ना। अच्छा, इट मीन्स कि हमें फंक्शन के बाद इफ की कंडीशन लिखी है तो हम ब्रैकेट लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम वी आर वार यूज कर रहे हैं तो। हाँ वार जो है ना वो तो बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, ब्लॉक के वो अंदर यानी फंक्शन। वो बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा स्टेट ऑफ प्रॉप्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट जो है म्यूटेबल है, जबकि प्रॉप्स जो है इम्यूटेबल है। प्रॉप्स चेंज नहीं कर सकते आप, कंपोनेंट चेंज नहीं कर सकता प्रॉप्स को, ठीक है। दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को डेटा पास कर सकते हैं, लेकिन आप जो है स्टेट को चेंज कर सकते हैं। प्रॉप्स जो है रीड ओनली होता है, ठीक है। तो दोबारा आ जाते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ, जो हमने एग्जांपल की थी। तो ये हमारी app.js फाइल थी, ठीक है। जो लोग लेट आए थे उनको बता दे रहा हूँ कि जो है ये आपकी मेन फाइल होगी, जहाँ पे आपका पहला कंपोनेंट जो है ये ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रिएक्ट ने इंटरनली जो है इसको कॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे आप जो है रेंडर के अंदर जो भी कोड लिखोगे वो जो है ब्राउज़र पे जाके डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो रेंडर का मेथड है ना, ये रेंडर का मेथड कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। इनहेरिट होके कंपोनेंट से आ रहा है। आपने इसको कंपोनेंट बनाया हुआ है तो ये कंपोनेंट से इनहेरिट होके आ रहा है। और इसके अलावा जो है इसमें आप जो है इस स्टेट भी आपको मिल रही होती है। रिएक्ट विल क्रिएट एंड कीप ट्रैक ऑफ अ बैकिंग इंस्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स क्रिएटेड इन दिस वे। इसका मतलब है और भी तरीके हैं कंपोनेंट बनाने के, सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। रिएक्ट डॉट क्रिएट क्लास करके भी कंपोनेंट बनाया जा सकता है। अच्छा, स्टेट को इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर मैंने जो है एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। सीक्रेट के नाम से हमने एक कंपोनेंट बनाया। ये क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट बनाया पहले हमने, क्योंकि हमने इसको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से एक्सटेंड किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रॉप सेट किया। स्टेट हमने क्या सेट किया, नेम जो है टॉप सीक्रेट। अच्छा, और दूसरी चीज़ हमने क्या करी, हमने कहा कि एक हमने मेथड बनाया है बटन क्लिक का, ठीक है। अच्छा, सुपर हमेशा करना पड़ेगा आपको ना, आप जब प्रॉप सेट कर रहे होगे तो। इसके अलावा जो है सुपर जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप जो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हो, ठीक है। तो हमने एक बटन लगाया है, बटन के ऑन क्लिक पे हमने क्या कॉल किया, ऑन बटन क्लिक कॉल किया है, ठीक है।
और इसको हम इधर यूज़ कर लेते हैं। जो मैं कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है आप लोगों के? सीक्रेट की क्लास जो है मैंने जो है सीक्रेट की फ़ाइल के अंदर रखी हुई थी, तो मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया। सीक्रेट का मैंने टैग इस्तेमाल किया तो इसका रेंडर चलेगा। रेंडर चलेगा तो ये चीज़ पूरी डिस्प्ले हो जाएगी, जिसमें पहले लिखा हुआ आएगा माय नेम इज़ और टॉप सीक्रेट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, माय नेम इज़ टॉप सीक्रेट। फिर मैंने कहा कि बटन क्लिक पे क्या करना है। जब ये बटन ऑन क्लिक पे मैंने जो है ये वाला मेथड जो है कॉल कराया, जो कि स्टेट क्या कर देगा, चेंज करके मार्क कर देगा। यहाँ पे प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम अभी ना, अभी हम जो है स्टेट चेंज कर रहे हैं। कोशिश करें स्टेट जो है ना सेट स्टेट से चेंज करें, सेट स्टेट के ज़रिए स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें। सेट स्टेट जो है ये एक मेथड लेगा और नेम क्या कर देगा, मार्क कर देगा। तो इसको देखते हैं हम। अच्छा, इसको हमने डिफ़ॉल्ट सीक्रेट माय नेम इज़ टॉप सीक्रेट, क्लिक किया, माय नेम इज़ मार्क। प्रॉप्स इस्तेमाल नहीं हो रहे अभी ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट में प्रॉप्स आ रहे हैं, ये हटा दें आप, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बगैर भी चलेगा। ठीक है, इसके बगैर भी चल रहा है। तो प्रॉप्स जब पास करते हैं तो आ रहा होता है माय नेम इज़ मार्क। ठीक है, प्रॉप्स बेटा अभी बताए थे, आप जो है लेट हो गई शायद, क्या नाम है, सैयदा। अभी दोबारा बताऊंगा मैं प्रॉप्स ना। दो तरीके हैं, आप जो है अपने कंपोनेंट को डेटा पास करने के दो तरीके हैं, एक तो स्टेट है और दूसरा प्रॉप्स। ठीक है, अच्छा सेट स्टेट जो है हमने जो है पिछली एग्जांपल्स के अंदर जो है सेट स्टेट जो की थी वो हमने जो है डायरेक्ट असाइनमेंट की थी। लेकिन सही तरीका क्या है, सेट स्टेट का मेथड है जिसको आप एक फंक्शन पास करोगे, वो स्टेट चेंज करेगा। अब इस फंक्शन को ज़रा गौर से देखें, ये एरो नोटेशन के तहत फंक्शन बना है। ठीक है, इसने इसको जो है अमूमन आप दो आर्गुमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, एक जो है अपडेटर और एक कॉल बैक। हमने यहाँ पे सिर्फ अपडेटर पास किया है। ये अपडेटर क्या करेगा, इसकी स्टेट को अपडेट करेगा, और दूसरा इसके साथ जो है हम एक कॉल बैक भी पास कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज़ हम क्या पास कर सकते हैं, स्टेट को दो आर्गुमेंट जा रहे हैं, दूसरा आर्गुमेंट कॉमा लगा के मैं कॉल बैक भी दे सकता हूँ। स्टेट अपडेटेड,
मैंने जैसे ही स्टेट अपडेट हो मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मेरी स्टेट अपडेट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसोल के ऊपर, चलिए अच्छा इसको भी जो है अगर हम क्रोम पे खोल लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये मेथड जो है कॉल हुआ जिसने बताया कि आपकी स्टेट अपडेट होगी। तो अगर आप स्टेट अपडेट पे कोई काम करवाना चाहो तो करवा सकते हो। अलर्ट मैसेज में भी शो हो जाएगा? कहाँ पे? अलर्ट पे? कहीं पे भी शो कराना चाहे, आप ब्राउज़र पे शो कराना चाहें ब्राउज़र पे शो करा सकते हो। तो सेट स्टेट को दो चीज़ें चाहिए, एक तो अपडेटर का मेथड चाहिए कि अपडेट कैसे करना है, और दूसरा कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक में जो है जब मैसेज अपडेट हो जाए तो फिर जवाब आ जाए। ठीक है, सॉरी, कॉल बैक में जो है जैसे ही आपका स्टेट अपडेट होगी तो आपको पता चल जाए। ठीक है, अब हम जो है पिछली एग्जांपल में हमने जो है लास्ट टाइम जो किया था, हमने जो है सेट स्टेट जो है कैसे सेट की थी, इज इक्वल टू करके। लेकिन यहाँ पे जो है ये पुराने वर्जन में ऐसे होता था। एक्चुअली आपने क्या करना है, ये एसिंक्रोनस वे है, यानी आपने कहा कि स्टेट को सेट कर दो और ये मेथड है जो सेट करेगा। लेकिन ये शेड्यूल हो गया है, ये अपने टाइम से जो है जब भी इसको टाइम मिलेगा एसिंक्रोनसली इसको सेट करेगा, यानी ये फ़ौरन के फ़ौरन नहीं करेगा, बल्कि ये एसिंक्रोनस वे में परफॉर्म करेगा, फ्यूचर में कभी इसकी स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, अच्छा अपडेटर फंक्शन को भी कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं। जैसे इसको दो चीज़ें मिल रही हैं, प्रीवियस स्टेट और प्रॉप्स। यानी यहाँ पे मुझे जो है मैं अगर चाहूँ, मैं चेक करना चाहूँ कि मेरी प्रीवियस स्टेट क्या है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। console.log previous state डॉट नेम। ठीक है, प्रीवियस नेम और प्रीवियस स्टेट भी आपके पास आ गई। यानी अगर आप स्टेट अपडेट कर रहे हो उस वक्त जो है आप ये देखना चाहो कि मेरी पिछली स्टेट क्या थी, और फिर आप चाहो नई स्टेट डालना तो नई स्टेट भी आप डाल सकते हो। ठीक है, नई स्टेट कैसे डालोगे? नई स्टेट आप डालोगे ठीक है, बताऊँ तो नई स्टेट जो है ये अपडेट हो गई। ठीक है, तो नई स्टेट अपडेट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ से नई स्टेट रिटर्न कराओगे। 5 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए।
अजान हो जाए मैं बताता हूँ मैं। जी जनाब, आई होप कि मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। ठीक है जी। तो देखें, अब ये जो सेट स्टेट है ना, ये एसिंक्रोनसली सेट करेगा, यानी फ़ौरन फ़ौरन नहीं करेगा। ठीक है, ये शेड्यूल हो जाएगा और आपने कहा कि स्टेट सेट कर दो, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, बाकी अपना काम करने लगेगा। बैकग्राउंड पे रिएक्ट जो है इसकी स्टेट सेट करेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में जितने भी काम होते हैं वो एसिंक्रोनस होते हैं, कॉल बैक्स के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे इसको सेट स्टेट में आप दो मेथड्स पास करोगे। एक तो वो मेथड पास करोगे जो कि स्टेट को अपडेट करेगा, जिसको अपडेटर कह रहे हैं, और दूसरा है कॉल बैक। अपडेटर जो है ये बताएगा कि नई स्टेट क्या होनी चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस करना चाहे करे, जो भी करे आखिर में बता देगा कि नई स्टेट क्या होनी चाहिए। और कॉल बैक जो है स्टेट अपडेट होने के बाद जो है आपने कोई काम करना है तो उसमें करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यही प्रिंट करा है कि स्टेट अपडेटेड। और अपडेटर जो है इसको जो है दो चीज़ें मिल रही होती हैं। एक जो मिल रही होती है प्रीवियस स्टेट क्या है और प्रॉप्स क्या है। तो प्रीवियस स्टेट अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि प्रीवियस स्टेट में जो नेम था वो क्या था, और ये आपकी नई स्टेट है, इसमें नेम क्या है आपने वो रिटर्न करा दिया। ठीक है, नई स्टेट में जो नेम है वो यहाँ पे नुमान हो गया, और प्रीवियस स्टेट जो है मैंने यहाँ पे प्रिंट कराई है, टॉप सीक्रेट थी प्रीवियस स्टेट, शुरू में टॉप सीक्रेट थी, उसके बाद जो है जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टेट क्या हो गई, टॉप सीक्रेट से नुमान इस्लाम हो गई नई स्टेट, और स्टेट अपडेट हो गई। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये आप जो है दो चीज़ें कर रहे होगे। ठीक है, दो चीज़ें आप सेट स्टेट को पास कर रहे होगे। आप चाहो तो एक चीज़ भी पास कर सकते हो, दूसरी छोड़ दो, तो ये भी कर सकते हो। आप जो है मिसाल के तौर पर अपडेटर सिर्फ दे दो, आपको कॉल बैक नहीं चाहिए तो हटा दो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अच्छा, यहाँ पे जो स्टेट की मर्जिंग होती है वो शैलो मर्जिंग होती है, यानी पुरानी स्टेट और नई स्टेट मर्ज हो रही है ना। यहाँ पे देखें, ये मैंने जो है पुरानी स्टेट में नेम जो है टॉप सीक्रेट था, नई स्टेट में जो नेम है वो जो है नुमान हो गया। लेकिन अगर इसके अंदर डेप्थ हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एग्जांपल लेते हैं शैलो मर्ज की एग्जांपल लेते हैं।
अभी हमारे पास पहले शुरू में क्या स्टेट है, स्टेट में जो है एक तो यूज़र है, उसका नाम आ रहा है और कलर्स आ रहे हैं। ठीक है जी। स्टेट के अंदर जो है यूज़र है, यूज़र के अंदर नेम है और कलर्स है, दो चीज़ें हैं। और बटन क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न का मेथड है जो कि बटन का कोड जो है रिटर्न करा रहा है जी। ये क्या कह रहा है कि बटन के क्लिक पे जो है वो चेंज भी कर रहा है और ये बता रहा है कि यूज़र का जो फेवरेट कलर कौन सा है, यूज़र का नाम क्या है। ठीक है, दो चीज़ें, यूज़र का फेवरेट कलर और नाम। बटन के क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई स्टेट रिटर्न करा रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र का फेवरेट कलर ब्लू कर दे रहा हूँ। तो और बाकी नाम वगैरह मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, अब ये शैलो मर्जिंग है तो ये देख रहा है कि स्टेट के अंदर एक यूज़र है। ठीक है, पुराने यूज़र की जगह पे नया यूज़र डाल देगा। अब पुराने यूज़र में जो है दो चीज़ें थी, नेम और कलर। नए यूज़र में क्या चीज़ है, सिर्फ कलर है। नेम क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा। फिर से बताता हूँ मैं, अभी ज़रा इसको चला के दिखाता हूँ। शैलो मर्जिंग है, डीप मर्जिंग नहीं है ये। शैलो मिरेज हो गया। चलो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, हमेशा जो है हर कंपोनेंट को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आखिर में। अब माय फेवरेट कलर इज नहीं आ रहा और माय नेम इज मार्क। जी अभी मैं बता रहा हूँ मुश्तबा, वेट करें। अभी फेवरेट कलर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो माय फेवरेट कलर इज ऑरेंज एंड माय नेम इज मार्क। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फेवरेट कलर क्या हो गया, देखें। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको हुआ क्या है। जो चीज़ आपके अपडेट पास हुई है बस वो अपडेट हुई है, बाकी हाँ, उसने सबको हाँ। छोड़ दिया है। अब ये देखें यहाँ पे जो है ये मेरी पूरी स्टेट है, इसमें एक यूज़र है। ठीक है, यूज़र के अंदर दो चीज़ें थी। ठीक है, एक जो चीज़ है वो क्या है, नेम, और दूसरी चीज़ जो है कलर है। ठीक है, अब मैंने बोला यार ये है यूज़र। अब स्टेट मैंने बोला अपडेट कर दो। नई स्टेट मैंने अपडेट कैसे करी है, मैंने बोला एक नई स्टेट में दे रहा हूँ तुम्हें, वो पुरानी स्टेट के साथ मर्ज कर दो। नई स्टेट में मैंने बोला यूज़र के अंदर जो है मैं तुम्हें सिर्फ कलर बता रहा हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेम जो है वो पुराना उठा लेगा, लेकिन उसने क्या करा, इस डब्बे को उस डब्बे से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, पुरानी स्टेट थी, इसमें यूज़र था, यूज़र का जो डब्बा था उसमें नेम और कलर दोनों था, लेकिन अब मैंने बोला इस डब्बे से रिप्लेस कर दो। अब उसने अंदर जाके मर्जिंग नहीं की कि यार चलो
कलर है, कलर जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दो, लेकिन नेम तो पुराना वाला ही रहने दो, पुराना वाला नेम नहीं उठा रहा हो, ठीक है। ओवरलैप कर रहा है। ओवरराइट कर रहा है ना ये यूजर जो है, ये पुराने वाले यूजर की जगह पे नया वाला यूजर उठा के डाल दिया उसने। उसने ये नहीं देखा कि यूजर के अंदर दो चीजें थी, अब मैं एक चीज दे रहा हूँ तो दूसरी चीज जो है वो ओवरराइट नहीं करनी चाहिए उसको, लेकिन ये ओवरराइट कर देगा। दिस इज कॉल्ड शैलो मर्जिंग। ये इंटरनली मजीद अंदर जाके देखता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे दो चीज़ें थी, तो दो चीज़ों में से एक चीज़ मौजूद है, दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है। ये वैसे ही है ना कि आप जो है एक फोल्डर को जो है दूसरे फोल्डर, एक फोल्डर है उसके दूसरे फोल्डर से रिप्लेस कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो है एक फोल्डर मौजूद है, उसके कंटेंट्स जो है उसमें 4 फाइलें थी, और दूसरा जो फोल्डर आप रिप्लेस कर रहे हो उसी नाम का है, उसमें एक फाइल है। तो असल में उसको मर्ज करना चाहिए कि जो एक फाइल जो कॉमन है वो जो है रिप्लेस हो जाए, बाकी तीनों जो हैं वो वैसे ही रिमेन। रहनी चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा, तीनों को डिलीट कर देगा। वो कहेगा कि जो नया फोल्डर है उसमें एक फाइल है, तो उसमें से जो 4 एक फाइलें हैं ही उसमें से रखेगा। एक ही रखेगा, बाकी तीनों को डिलीट कर देगा। तो दैट इज दी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये डीप मर्जिंग नहीं करता, शैलो मर्जिंग करता है। दूसरी चीज़ जो सैयदा ने भी पूछी थी, इसको जो है प्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। प्रॉप्स जो है इम्यूटेबल होती है, प्रॉप्स को आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, प्रॉप्स को भी जो है आप कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ करेंगे, रेंडर और लाइफ साइकिल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रॉप्स जो है आप स्टेट तो नॉर्मली एक ही कंपोनेंट के अंदर ही अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रॉप्स जो है आप एक जगह से दूसरी जगह को पास भी कर सकते हैं, पेरेंट से चाइल्ड को या चाइल्ड से पेरेंट को भी पास किया जा सकते हैं। अच्छा, प्रॉप्स जो है हमने अभी इस्तेमाल करा था, हाँ वो अभी सीखेंगे हम ना इंशाल्लाह। वो डॉट डॉट लगा के कर सकते हैं कि सारी स्टेट चेंज ना हो, ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह हम आगे चल के, ठीक है। अभी तो काफ़ी टाइम है, रिएक्ट नेटिव भी पढ़ना है, उसमें भी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, प्रॉप टाइप्स के अंदर जो है हम टाइप चेकिंग की फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हैं कि ये जो मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस टाइप की हो। तो कैसे करते हैं, इसकी एक एग्जांपल करते हैं, कर लेते हैं एक एग्जांपल। सर प्रॉप्स और प्रॉप्स टाइप एक ही है। प्रॉप प्रॉप्स टाइप और और प्रॉप टाइप, नहीं नहीं, प्रॉप टाइप अलग चीज़ है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। अब हमने जो है बेसिकली प्रॉप टाइप में जो है हम बताते हैं मेरा प्रॉप जो है ना वो किस तरह का होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, बिहेवियर या स्टेट। मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी ना वो किस टाइप की होगी। मेरी प्रॉपर्टी जो है, एक प्रॉपर्टी होगी मेरी जो इंक्रीमेंट बाय की होगी, ठीक है, और वो नंबर टाइप की होगी। और इंक्रीमेंट होने पे मैं चेक करूँगा कि ऑन इंक्रीमेंट है जो कि रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इंक्रीमेंट बाय की, मैंने वो भी बता दी, ये 1 होगी। कंस्ट्रक्टर में मैंने जो है सुपर करके प्रॉप्स को सेट किया। स्टेट तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ अभी, ऐसे ही रहने दें स्टेट को। और बटन क्लिक पे बाइंड कर दिया मैंने कि ये वाला मेथड कॉल हो। अच्छा जी, बटन क्लिक पे क्या होगा, सेट स्टेट कर दी मैंने कि अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने प्रॉप्स और स्टेट को मिला के इस्तेमाल किया है। सेट स्टेट में मैं क्या कर रहा हूँ, जो प्रॉप्स में कितने इंक्रीमेंट करना है, प्रॉप्स में क्या मिल रहा है कितना इंक्रीमेंट करना है, और स्टेट में मैं काउंट रख रहा हूँ, ठीक है।
सुपर जो है पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लाजमी करना होगा आपने ना, ये याद रखें, ये जो सुपर किया ना ये लाजमी करना होगा, प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करना है तो आपने, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, मेरी 1 है, मैं पास नहीं करूँगा तो 1 होगी। इंक्रीमेंट बाय यानी कितना इंक्रीमेंट करना है, और जो इंक्रीमेंट हो के जो है ये एक एक करके आगे बढ़ रहा होगा। मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। पहले जो है मैं ऐसे ही इस्तेमाल करता हूँ काउंटर, तो अच्छा ये एक्सपोर्ट करना मैं भूल जाता हूँ हमेशा। एक्सपोर्ट इस वजह से करना होता है कि ताकि दूसरी क्लास में इसको इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा अच्छा, को भी हमें डिफाइन करना होगा, इंपोर्ट जी प्रॉप टाइप को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। ठीक है जी। अब मैं इसको प्लस करते रहूँगा तो ये प्लस होता रहेगा। अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी पास नहीं की है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक प्रॉपर्टी भी मैं दे देता हूँ काउंटर की, इंक्रीमेंट बाय, ठीक है। इंक्रीमेंट बाय कितना इंक्रीमेंट करना है, 3 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, चलिए नंबर दिया है फिर भी ये तो कंकेटिनेट हो रहा है एक्चुअली। ब्रैकेट लगा के, ठीक है जी। तो ये जो है इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। तो इस कोड को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम थी कि हमने जो कर्ली ब्रैकेट में पास करना है, जब भी इंटीजर पास करेंगे ना कर्ली ब्रैकेट में पास करेंगे। और दूसरी बात ये हमने क्या कह रहा है, हमने बोला है कि ये जो चीज़ है ना प्रॉप टाइप, ये बता रहे मेरी प्रॉपर्टी जो आएगी ना उस पर कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हो आप कि वो रिक्वायर्ड हो, उसके साथ साथ जो है नंबर हो वो, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी है प्रॉप टाइप की, ये जो है रिएक्ट के अलावा भी इस्तेमाल की जाती है। हमने जो है प्रॉपर्टी कैसे पास की है ये देख रहे हैं यहाँ पे। सैयदा आपको पता नहीं था ना कि जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ऐसे पास की जाती है, ठीक है। और यानी जो है जिस तरीके से HTML में एट्रीब्यूट्स पास किए जाते हैं वैसे ही पास किया जाता है ये। यहाँ पे हमने जो है उस स्टेट सेट करते हुए उस प्रॉपर्टी को, पुरानी जो प्रॉपर्टी है उसको उठाया और पुरानी वैल्यू को उठाया और दोनों को ऐड कर दिया और ये रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो काउंट जो है अपडेट हो रहा है, स्टेट में काउंट रखा हुआ है हमने जो कि अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। स्टेट में काउंट 0 से स्टार्ट हो रहा है और अपडेट हो रहा है, और हम जो है उसको ब्राउज़र पर शो करा रहे हैं। जी जनाब, कोई इशू, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन, सब समझ में आ गया? ठीक है आगे चले। सर ये रिपीट कर दें एक दफा, अगर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं रहा। अच्छा देखें हमने क्या किया है,
दोबारा बता दें। सिंपल सी चीज़ है, आपने क्या करना है, पास कैसे करना है पहले तो ये सीख लें कि आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, प्रॉपर्टी का नाम, एट्रीब्यूट भी कहते हैं इसको HTML के अंदर, उसका नाम लिखना है, इज इक्वल टू लगाना है और जो उसको वैल्यू देनी है। अब ये वैल्यू यहाँ पे कैसे उठेगी, आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर में भी आपको जो है प्रॉप्स मिल रहे होंगे, ठीक है, और दिस डॉट प्रॉप्स करके भी आप उठा सकते हो, आपको सेट स्टेट करते हुए भी जो है वो प्रॉप्स मिल रहे होंगे, ठीक है, जब आप सेट स्टेट कर रहे होगे तो आपको प्रॉप्स मिल रहे होंगे, तो प्रॉप्स से जो है डॉट लगा के आप वो प्रॉपर्टी उठा सकते हो, ठीक है, राइट। तो प्रॉप्स में इंक्रीमेंट बाय जो है मैंने बोला था ये मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो यहाँ से मैंने इंक्रीमेंट बाय पास किया था और उसको जहाँ चाहे इस्तेमाल करें आप, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं वो भी प्रिंट करा सकता हूँ। मैं यहाँ पे डॉट प्रॉप्स डॉट इंक्रीमेंट बाय, मैं ये भी प्रिंट करा सकता हूँ। अभी जो है 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, ये 3 आ रहे हैं ना, 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3, 6, 9, 12। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं 1 का इंक्रीमेंट डालना चाहूँ तो अब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये जो है अच्छा ये मेरा ख्याल है कि ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड है, असल में प्रॉप टाइप की लाइब्रेरी मुझे देखनी होगी, मैंने डिटेल में देखी नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ देख के किस पर कि ये जो है लाजमी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अगर प्रॉपर्टी नहीं प्रोवाइड करेंगे आप तो वार्निंग आएगी, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी छोड़ देता हूँ तो वार्निंग आपको कंसोल पे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग आ रही है कि आपने जो है इसको प्रोवाइड नहीं किया। राइट स्टूडेंट्स, तो यहीं तक रखते हैं, मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अदरवाइज वी एंड द सेशन। जी जनाब स्टूडेंट्स, आई विल शेयर द कोड और मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। बुक जो है मैं अभी जो है अपलोड कर दूंगा, जो हमारा गूगल क्लासरूम है उसमें कुछ जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ऐड नहीं है अभी, जो आज ही जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कराई है आज या कल में, तो आई विल ऐड देम और जो है मैं ग्रुप में जो है क्लासरूम में जो है मैं बुक शेयर कर दूँगा, स्लाइड्स भी प्रोवाइड करूँगा मैं, बिल्कुल ठीक है जी। तो गूगल क्लासरूम में सारा मटेरियल अवेलेबल है, शुरू की जो 2-3 लेक्चर्स हैं HTML के वो भी अवेलेबल है। हाँ पेरेंट और चाइल्ड का भी जो है बताया तो था मैंने लास्ट क्लास में, आज भी बताया है थोड़ा सा, फिर देख लेंगे मज़ीद डिटेल में, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर जो है अपना फॉर्म भर दिया तो आई विल ऐड यू इन द गूगल क्लासरूम, आज या कल में आप लोग ऐड हो जाएंगे, ठीक है। गूगल क्लासरूम का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे फिर। सर इधर एनी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा कोई जी जी व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी मैं ऐड कर लूँगा आप लोगों को, जो नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं ना वो आज या कल में जो हुए हैं तो उनको मैं ऐड कर लूँगा आज, ठीक है।
ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।